Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी पहलू पर बात करेंगे। जी। राज्यों की अपनी पार्टियां यानी रीजनल पार्टीज, ये कैसे बनी, इनका नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर है और इनसे जुड़ी क्या चुनौतियां हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति पुस्तक, खासकर चैप्टर 79 के आधार पर इन सब पर आज गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इस विषय से जुड़े जो फैक्ट्स हैं, जो एनालिसिस है, उसे सामने लाएं, खासकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के नजरिए से। हाँ, क्योंकि ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये पार्टियां भारत के फेडरल स्ट्रक्चर और कोलिशन पॉलिटिक्स को लगातार शेप करती रही हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये क्षेत्रीय दल इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो गए? हाँ, मतलब भारतीय राजनीति में इनका उदय हुआ क्यों और कैसे? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। भारत, जैसा हम जानते हैं, विविधताओं से भरा देश है। भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, सबकी अपनी पहचान है। तो जब लोगों को लगता है कि उनकी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, वो नेशनल पार्टीज ठीक से नहीं उठा रही या सुन नहीं रही, तो वो अपनी आवाज उठाने के लिए रीजनल पार्टीज का सहारा लेते हैं। लक्ष्मीकांत भी यही बताते हैं कि इनका उदय भारत की इसी डाइवर्सिटी, रीजनल आइडेंटिटी और कभी-कभी नेशनल पार्टीज की नाकामी, मतलब स्थानीय मुद्दों को एड्रेस करने में विफलता का नतीजा है। अच्छा। शुरू में ये पार्टियां ज्यादातर अपने राज्यों तक ही सीमित थीं, पर धीरे-धीरे, खासकर वो जो 1989 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर आया ना, हाँ, कोएलिशन एरा। हाँ, उस दौर में नेशनल पॉलिटिक्स में भी इनका वजन काफी बढ़ गया। और भारत का जो संघीय ढांचा है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, वो भी तो कहीं ना कहीं इनको जगह देता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। फेडरल स्ट्रक्चर इसका एक बहुत बड़ा आधार है। जब राज्यों के पास अपने अधिकार होते हैं, तो क्षेत्रीय राजनीतिक अभिव्यक्ति को मतलब एक तरह से बल मिलता है। हाँ। लक्ष्मीकांत इन क्षेत्रीय दलों को मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। अच्छा। क्या है वो कैटेगरीज? पहली श्रेणी है उन दलों की जो किसी खास रीजनल कल्चर, भाषा या एथनिसिटी पर आधारित है। जैसे तमिलनाडु में डीएमके, द्राविड़ा मुन्नेत्र कलाजगम, जिसकी स्थापना सीएन अन्नादुरै ने की थी शायद 1949 में। हाँ, 1949। या पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देसम पार्टी, टीडीपी, वो एनटी रामाराव ने बनाई थी 1982 में। हाँ, एनटीआर। बिल्कुल। शिवसेना भी है, बाल ठाकरे ने 1966 में बनाई। असम गण परिषद, एजीपी, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये दल अक्सर अपनी खास पहचान को मतलब उसे मजबूत करने पर जोर देते हैं। समझ गया। और दूसरी श्रेणी में वो दल हैं जिनकी सोच तो अखिल भारतीय है, नेशनल आउटलुक है, पर उनका चुनावी आधार कुछ ही राज्यों तक सीमित है। जैसे समाजवादी पार्टी, एसपी, या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ओके। और तीसरी कैटेगरी उन दलों की है जो किसी राष्ट्रीय पार्टी में टूट-फूट या विभाजन मतलब स्प्लिट से बने हैं। अच्छा। जैसे बीजू जनता दल है उड़ीसा में, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बिहार में, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बंगाल में, या आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस। ये अक्सर बड़े दलों के अंदरूनी झगड़ों या मतभेदों का नतीजा होते हैं। तो मतलब ये वर्गीकरण दिखाता है कि क्षेत्रीय दल बनने के पीछे कोई एक वजह नहीं है। ये भारत की डाइवर्सिटी, रीजनल आइडेंटिटी और नेशनल पार्टीज की अंदरूनी राजनीति, इन सब का मिलाजुला असर है। बिल्कुल। और संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें केंद्र और राज्यों के कामों का बंटवारा है, या समय समय पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसने भी इन क्षेत्रीय पहचानों को पॉलिटिकल शेप लेने में मदद की है। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ एक बारीक बात भी सोचने वाली है। क्या इन दलों का उदय हमेशा सिर्फ सच्ची क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ही प्रतीक होता है, या कभी-कभी ये नेशनल पार्टीज के अंदर जो गुटबाजी चलती है, फैक्शनलिज्म, या उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर भी उभरते हैं?
लक्ष्मीकांत भी इस बात का जिक्र करते हैं कि फैक्शनलिज्म, डिफेक्शन, स्प्लिट्स, मर्जर्स ये सब भारतीय पार्टियों की कार्यप्रणाली का हिस्सा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत पेचीदा सवाल है। शायद अक्सर दोनों बातें सच होती हैं। हाँ बिल्कुल। क्षेत्रीय मुद्दे और जरूरतें तो होती ही हैं, भाषा का सवाल, संस्कृति का, किसी इलाके के पिछड़ेपन का, ये सब रियल है। सही। पर यह भी सच है कि जब नेशनल पार्टी संगठनात्मक रूप से कमजोर होती हैं या उनमें लीडरशिप क्राइसिस होता है, तो रीजनल लीडर्स और दलों को उभरने का एक मौका मिल जाता है। बिल्कुल, खासकर जब केंद्र में किसी एक पार्टी का दबदबा कम होता है, जैसा हमने 1989 के बाद देखा, तब इन दलों के लिए पॉलिटिकल स्पेस बढ़ जाता है। तो संक्षेप में, क्षेत्रीय दलों का उभरना भारतीय राजनीति की एक अहम सच्चाई है। इसके पीछे देश की विविधता, संघीय व्यवस्था, राष्ट्रीय दलों की स्थिति सब जिम्मेदार हैं। हाँ, और ये दल कई तरह के हैं, जैसा हमने देखा। कुछ पहचान पर आधारित, कुछ राष्ट्रीय सोच वाले पर सीमित प्रभाव वाले, और कुछ बड़ी पार्टियों से टूटकर बने हुए। और ये भारत की जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसको और मजबूत करते हैं, जहां कई सारी पार्टियां सत्ता के लिए कम्पीट करती हैं। एकदम सही। अच्छा, तो ये तो हुई इनके उदय और प्रकार की बात। लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में इनका असली असर कब और कैसे दिखना शुरू हुआ? खासकर वो जो केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर आया, उसने इनकी भूमिका को कैसे बदला? हाँ, यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, गठबंधन सरकारों का दौर, जो मोटे तौर पर 1989 के बाद शुरू हुआ, जब किसी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी मिलनी बंद हो गई। हाँ, वो दौर। उसने क्षेत्रीय दलों को नेशनल स्टेज पे ला खड़ा किया। लक्ष्मीकांत इस बदलाव को हाईलाइट करते हैं। पहले ये पार्टियां ज्यादातर अपने राज्य की पॉलिटिक्स तक ही सीमित थीं, पर अब वे केंद्र सरकार बनाने और गिराने में भी अहम भूमिका निभाने लगी, उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने लगी। इसके कुछ फायदे भी तो हुए होंगे, जैसे सरकारें ज्यादा इंक्लूसिव बनी, ज्यादा लोगों की आवाज सुनी जाने लगी। हाँ, निश्चित रूप से फायदे हुए। पहला तो ये कि सरकारें ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनी, क्योंकि अब अलग अलग क्षेत्रों की आवाजें सीधे केंद्र सरकार में सुनी जाने लगी। हाँ, ये तो है। दूसरा, इससे केंद्र सरकार की जो मनमानी या एब्सोल्यूटिज्म है, उस पर कुछ हद तक रोक लगी, क्योंकि उसे सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना पड़ता था। सही। और तीसरा, इससे सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि राज्यों की पार्टियों की बात को ज्यादा वजन मिलने लगा। और ये गठबंधन भी तो अलग अलग तरह के होते हैं ना? कुछ चुनाव से पहले बनते हैं, कुछ बाद में। हाँ, लक्ष्मीकांत बताते हैं कि गठबंधन मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक तो प्री पोल अलायंसेस, जहां पार्टियां चुनाव से पहले ही मिलकर लड़ती हैं, और दूसरे पोस्ट पोल अलायंसेस, जहां चुनाव नतीजों के बाद सरकार बनाने के लिए पार्टियां साथ आती हैं। अच्छा। 1989 के बाद के कई चुनाव, जैसे 1996 या 1998 के नतीजे अगर देखें, तो साफ पता चलता है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल। और सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों का साथ लेना जरूरी हो गया। इन मिलीजुली सरकारों में अक्सर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनती है, जो अलग अलग दलों में तालमेल बिठाती है, हालांकि उसकी सफलता मिलीजुली ही रही है। तो इसका सीधा असर केंद्र राज्य संबंधों पर और नेशनल पॉलिसीज बनाने पर पड़ता होगा ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें लागू करने में या राज्यों को ग्रांट देने में उनकी बात ज्यादा सुनी जा सकती है। ये सकारात्मक पहलू है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिस पर लक्ष्मीकांत ध्यान दिलाते हैं। गठबंधन की राजनीति की अपनी चुनौतियां और कमजोरियां हैं। क्या है वो? अक्सर ये आरोप लगता है कि क्षेत्रीय दल नेशनल इंटरेस्ट्स को नजरअंदाज करके अपनी संकीर्ण क्षेत्रीय मांगों, मतलब नैरो रीजनल डिमांड्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इससे तो अस्थिरता आती होगी। बिल्कुल। सरकारों में इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, सरकारें कमजोर होती हैं और उन्हें हर वक्त अपने सहयोगियों को खुश रखने की चिंता रहती है। और प्रधानमंत्री और कैबिनेट की ताकत पर भी असर पड़ता होगा? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। प्रधानमंत्री की भूमिका सीमित हो जाती है, क्योंकि हर बड़े फैसले के लिए उन्हें सहयोगियों से सलाह मशवरा करना पड़ता है। कभी कभी तो वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, वो एक तरह की सुपर कैबिनेट बन जाती है, जो कैबिनेट सिस्टम को कमजोर करती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे दल भी, जिनके पास बस चंद सीटें होती हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। किंग मेकर
और अपनी ताकत से ज्यादा मोलभाव करते हैं, बार्गेन करते हैं। हाँ, ये तो देखा है। इससे फैसले लेने में देरी होती है या फिर पॉलिसी से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये एक तरह का बड़ा मुश्किल संतुलन साधने वाला काम है। एक तरफ ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, राज्यों की सुनवाई, और दूसरी तरफ इंस्टेबिलिटी और मोलभाव की राजनीति का खतरा। हाँ, ये भारतीय लोकतंत्र की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है, जहां इतनी सारी आवाजों को एक साथ साधना पड़ता है। सही कहा। गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका दो धारी तलवार जैसी है। ये संघवाद को मजबूत भी कर सकती है और नेशनल गवर्नेंस के सामने चुनौतियां भी खड़ी कर सकती है। हाँ, तो मतलब 1989 के बाद इनका महत्व बहुत बढ़ गया। गठबंधन सरकारें आम हो गईं, जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। बिल्कुल, प्रतिनिधित्व बढ़ा पर अस्थिरता और मोलभाव भी बढ़ा। लेकिन इन दलों की बढ़ती ताकत के साथ कुछ और दिक्कतें भी जुड़ी हैं, है ना? जैसे हम अक्सर सुनते हैं नेताओं के पार्टी बदलने के बारे में, जिसे दल बदल कहते हैं, और पार्टियों के अंदर ही गुटबाजी। ये चुनौतियां कितनी गंभीर हैं। हाँ, ये भारतीय राजनीति की सिर्फ क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि लगभग सभी दलों की एक पुरानी और गंभीर समस्या रही है। लक्ष्मीकांत भी फैक्शनलिज्म, डिफेक्शन, स्प्लिट्स, मर्जर्स, फ्रेगमेंटेशन, इन सबको भारतीय दल प्रणाली की विशेषता बताते हैं। सत्ता का लालच या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नेताओं को अक्सर पार्टियां बदलने या अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए उकसाती है। खासकर वो आया राम गया राम वाला दौर, वो तो बहुत बदनाम हुआ था ना। हाँ बिल्कुल, 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नेता सुबह एक पार्टी में, शाम को दूसरी में। अरे बाप रे। इसे ही आया राम गया राम की राजनीति कहा गया। इसका नतीजा हुआ भयंकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। राज्यों में सरकारें लगातार बनती बिगड़ती रहीं, केंद्र पर भी असर पड़ा, पार्टियों में टूट-फूट आम हो गई। ये तो शासन के लिए बहुत बुरा रहा होगा। बिल्कुल, न सिर्फ शासन के लिए बल्कि लोकतंत्र में लोगों के भरोसे के लिए भी ये ठीक नहीं था। तो इस समस्या से निपटने के लिए कुछ किया गया, कोई कानून वगैरह? हाँ, इस बढ़ती समस्या को रोकने के लिए 1985 में एक बड़ा कदम उठाया गया। 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52nd अमेंडमेंट। हाँ, और उसके जरिए संविधान में एक नई अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल जोड़ी गई। इसे ही हम आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें क्या था? लक्ष्मीकांत इसके प्रावधानों को विस्तार से बताते हैं। मूल विचार ये था कि अगर कोई चुना हुआ सदस्य, मतलब एमपी या एमएलए, अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है या पार्टी के विप यानी निर्देश के खिलाफ जाकर वोट करता है सदन में, हाँ, तो कुछ शर्तों के तहत उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य, मतलब डिस्क्वालिफाइड ठहराया जा सकता है। पर क्या ये कानून एकदम कारगर रहा? क्योंकि दल बदल की खबरें तो अब भी आती हैं। हाँ, इसमें शुरू में एक कह सकते हैं कि बचाव का रास्ता था। वो ये कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर अलग होते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा बल्कि पार्टी का विभाजन, स्प्लिट माना जाएगा। अच्छा, तो उन पे कानून लागू नहीं होता था? हाँ, उन पर अयोग्यता लागू नहीं होती थी। इसका काफी दुरुपयोग हुआ, थोक में दल बदल होने लगा। ओह, तो फिर 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया, 91st अमेंडमेंट। इसने इस 1/3 विभाजन वाले बचाव को ही खत्म कर दिया। अच्छा, अब सिर्फ विलय की स्थिति में छूट है, मतलब अगर किसी पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में होता है तो उसके लिए पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है, तभी सदस्यता बची रहेगी। ये बड़ा बदलाव था। और इसी 91st अमेंडमेंट ने एक और बड़ा काम किया। उसने केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, का आकार सदन की कुल सदस्य संख्या की 15% तक सीमित कर दिया। अच्छा, 15%? क्यों? ताकि दल बदल को मंत्री पद का लालच देकर बढ़ावा न मिले। पहले बहुत बड़ी बड़ी जंबो कैबिनेट्स बन जाती थीं। हाँ, समझ गया। तो इस कानून का मकसद था राजनीतिक स्थिरता लाना और चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा जवाबदेह बनाना। बिल्कुल, इसका उद्देश्य पॉलिटिकल पार्टीज को स्थिरता देना, खरीद फरोख्त जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं उसको रोकना, और ये पक्का करना था कि विधायक या सांसद व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं बल्कि पार्टी की विचारधारा और मिले हुए जनादेश के हिसाब से काम करें। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इंटेग्रिटी बनाए रखने की एक कोशिश थी। लेकिन फिर भी इस कानून की आलोचना होती है, क्यों? हाँ, आलोचना के कई बिंदु हैं। एक बड़ी आलोचना ये है कि ये कानून पार्टी के अंदर असहमति या विरोध, मतलब डिसेंट की आवाज को दबाता है।
कैसे? अगर कोई सदस्य पार्टी लाइन से अलग राय रखता है और व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। इससे सदन के अंदर जो बहस होती है उसकी क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। विधायक या सांसद खुलकर अपनी बात रखने से डर सकते हैं। ये तो गंभीर बात है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि अयोग्यता पर अंतिम फैसला कौन लेगा। ये अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति मतलब स्पीकर या चेयरमैन को दिया गया है। तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अक्सर उनकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। आरोप लगते हैं कि वे निष्पक्ष रहने के बजाय अपनी पार्टी के प्रति झुकाव रखते हैं, खासकर जब फैसला उनकी अपनी पार्टी के सदस्य के खिलाफ लेना हो। अच्छा, तो क्या स्पीकर या चेयरमैन के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? कहीं अपील हो सकती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहान मामले किहोतो होलोहान केस 1992 में ये साफ कर दिया था कि अध्यक्ष सभापति का फैसला न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो फिर ठीक है ना? हाँ, पर व्यवहार में ये प्रक्रिया अक्सर बहुत लंबी खिंच जाती है। जब तक अदालत का फैसला आता है तब तक स्थिति बदल चुकी होती है, सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है। हाँ, ये तो है। और स्पीकर फैसला लेने में कितनी देर लगा सकते हैं, इस पर भी कोई साफ समय सीमा नहीं है। इसका भी कई बार दुरुपयोग होता है, फैसले लटकाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर दल बदल विरोधी कानून ने कुछ हद तक तो लगाम लगाई है, खासकर अकेले दुकेले नेताओं के पार्टी बदलने पर, लेकिन ये पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। एकदम सही। इसके लागू होने और इसकी व्याख्या से जुड़े कई सवाल अभी भी बाकी हैं, जैसे स्पीकर की भूमिका, व्हिप का दायरा कितना होना चाहिए और पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि क्षेत्रीय दलों समेत भारतीय राजनीति में दल बदल और गुटबाजी जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। इनसे निपटने के लिए दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची लाया गया और 91वें संशोधन से उसे मजबूत किया गया, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं और आलोचनाएं हैं, खासकर स्पीकर की भूमिका और आंतरिक लोकतंत्र के मुद्दे पर। तो आज हमने एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 79 के आधार पर भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उदय, उनके अलग अलग प्रकार, गठबंधन सरकारों में उनकी बढ़ती ताकत और भूमिका और उनसे जुड़ी चुनौतियां, खासतौर पर दल बदल की समस्या और उसके समाधान की कोशिशों पर विस्तार से बात की। हाँ, हमने समझा कि कैसे ये दल भारतीय लोकतंत्र और संघवाद का एक अटूट हिस्सा है। वे क्षेत्रीय आवाजों को मंच देते हैं, सरकारों को ज्यादा समावेशी बनाते हैं, लेकिन साथ ही गठबंधन युग में अस्थिरता और नीतिगत चुनौतियों का कारण भी बन सकते हैं। और दल बदल जैसी समस्याएं राजनीतिक नैतिकता के लिए लगातार एक सवाल बनी हुई हैं, जिनके कानूनी समाधान की प्रभावशीलता पर बहस जारी है। और अब जाते जाते एक सवाल सभी के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भविष्य की राजनीति में ये क्षेत्रीय दल क्या भूमिका निभाएंगे? क्या वे राज्यों को ज्यादा ताकत दिलाकर भारत के संघीय ढांचे को और मजबूत करेंगे और हमारी डाइवर्सिटी को बेहतर ढंग से सहेजेंगे? या फिर बढ़ती क्षेत्रीय खींचतान, केंद्र राज्य के बीच तनाव और राजनीतिक मोलभाव के चलते वे नेशनल यूनिटी और इफेक्टिव गवर्नेंस के रास्ते में नई बाधाएं खड़ी करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी पर। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.